आइए, विधेयक। जो आप देखेंगे, आप देखते हैं सामान्य विधेयक होता है, धन विधेयक सुनेंगे आप, वित्त विधेयक सुनेंगे आप, संविधान संशोधन विधेयक सुनेंगे आप, और एक बजट से रिलेटेड है आप, मतलब विनियोग विधेयक। बजट से क्या मतलब, कभी भी ये विनियोग विधेयक समझ जाओ कि अंतिम स्वीकृति है, आपको अंतिम अथॉरिटी है जिसके बाद पैसा मिलता है सरकार को। ठीक, इन सारे विधेयकों की जब ये संसद द्वारा स्वीकृति मिलती है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं अधिनियम में, है ना। सामान्य विधेयक अधिनियम बन जाएगा, धन विधेयक अधिनियम बन जाएगा, अधिनियमित हो जाएगा। और सबका जो गुजरने का रास्ता है वो अलग अलग हो सकता है, ये खास बात, यहाँ से प्रश्न बनता है। और दूसरा खास बात कि सारे विधेयकों पर संसद के इन तीनों अंगों की शक्तियां भी अलग अलग हो सकती हैं, जहाँ से प्रश्न बनता है, इस पर खास ध्यान रखना है। तो बाकी सब में स्पष्टता है, सामान्य विधेयक में भी स्पष्टता है। जैसे मैं इसको मौखिक रूप से बोल जाऊंगा, मैं आऊंगा, फोकस करूंगा यहाँ पर ज़्यादा, ठीक, क्योंकि ये फंसाएगा। बाकी सब आप पढ़ेंगे तो आप स्पष्ट समझ जाएंगे। जैसे मान लो ये सामान्य विधेयक को पकड़ते हैं, सामान्य विधेयक को पकड़ा हमने, पिंक। सामान्य विधेयक का रास्ता कुछ ऐसा होगा, ये ऐसे पहुंचेगा राष्ट्रपति महोदय के पास, मतलब पहले संसद के दोनों सदनों से गुजरेगा, फिर पहुंचेगा राष्ट्रपति के पास अंतिम में, है ना, यहां पहुंचेगा अंतिम में मतलब। और सामान्य विधेयक को जो बहुमत चाहिए इन संसद के दोनों सदनों से पारित होने के लिए, वो कौन सा बहुमत होगा? सामान्य बहुमत ही होगा, सामान्य बहुमत। ठीक, दोनों सदनों में पारित होने के लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता होगी। सामान्य बहुमत का डेफिनेशन क्या है? सदन में उपस्थित और मतदान का 50% से अधिक। लोकसभा की संख्या 500, वर्तमान में 543 और इसकी 245, है ना। अच्छा, इससे पहले एक सवाल खड़ा हो जाएगा कि भाई वो संसद के दोनों सदनों से होकर जब स्वीकृति मिलेगी तभी राष्ट्रपति तक पहुंचेगा, इसका अर्थ यही हुआ। तो फिर एक सवाल हमेशा खड़ा हो जाएगा कि सबसे पहले कौन से सदन में जाए, सबसे पहले कौन से सदन में जाए, ये सवाल खड़ा हो जाएगा। तो सामान्य बहुमत के लिए क्या है? किसी भी सदन में, अब जो शब्द इस्तेमाल किया जाएगा वो क्या? प्रस्तुत, पुरस्थापित, प्रख्यापित, प्रस्तावित, ये शब्द इस्तेमाल करेगा। इससे आपको क्या समझना क्या है? सबसे पहले यदि मैं कहूं कि एक सामान्य विधेयक लोकसभा में पुरस्थापित किया जा सकता है तो मैं क्या सही हूं? गलत हूं? नहीं, जा सकेगा। एक सामान्य विधेयक केवल लोकसभा में पुरस्थापित, प्रख्यापित, प्रस्तावित हो सकता है। अब बताओ मैं सही हूं गलत हूं? मैं गलत हूं, क्योंकि सामान्य विधेयक के लिए जो प्रक्रिया है वो ये है कि जो भी ला रहा है विधेयक, चाहे वो मंत्री ला रहा हो, चाहे वो ये दोनों सदनों का कोई सांसद जो मंत्री ना हो वो ला रहा हो, बस अंतर ये पड़ेगा कि यदि मंत्री सामान्य विधेयक लेकर आ रहा है तो वो सरकारी विधेयक कहलाएगा, और अगर सामान्य सांसद जो कि मंत्री लेकर नहीं आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। अंतर यही है।
ये पहले मैं बता चुका हूं, आपको स्पष्ट है? सरकारी शासकीय विधेयक और अशासकीय विधेयक स्पष्ट है ना? चलो उधर ध्यान नहीं देना, अभी इतने में देख लो। किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, तो अगर कोई बोल दे कि सामान्य विधेयक केवल लोकसभा में पूरा स्थापित हो सकता है, गलत है ये, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबसे पहले वो लोकसभा में ही जाएगा। मर्जी जो ला रहा है उसकी मर्जी, ठीक, ओके। फिर सामान्य विधेयक पर हम शक्ति देखते हैं ना। एक तो रास्ता तो समझ गए कि पहले संसद से स्वीकृति मिलेगी। अच्छा, एक सामान्य विधेयक मान लो यहीं पर इसकी संख्या से सामान्य बहुमत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव किससे पड़ता है? उपस्थित भी केवल आपके दिमाग के साथ खेलने के लिए है, क्योंकि कोई भी सदस्य सदन में उपस्थित होकर ही मतदान दे सकता है। रजिस्ट्री से मतदान नहीं दे सकता, टेलीफोन से मतदान मान्य नहीं है। वो सदन में उपस्थित होगा तभी मतदान दे सकेगा। तो ये खेलने के लिए केवल। वास्तव में सामान्य बहुमत पकड़ना क्या है? जितने लोगों ने मतदान किया है उसका 50% से अधिक न्यूनतम होना चाहिए पक्ष में मतदान, तभी हम कहेंगे कि लोकसभा ने उसे पारित कर दिया, पास कर दिया। जैसे 513 यहां पर मान लो उस दिन उपस्थित हुए 500, लेकिन मतदान केवल 450 लोगों ने किया है। इन्होंने 50 लोगों ने बोला हम मतदान करेंगे नहीं, ना तो पक्ष में करेंगे ना तो विपक्ष में करेंगे, न्यूट्रल। तो 450 लोगों ने मतदान किया, इसका 50% कितना? 225। उससे ज्यादा होना चाहिए 226 कम से कम। यदि इस सामान्य विधेयक जो आया है अगर इसके पक्ष में कर दिया तो हम कहेंगे लोकसभा से ये सामान्य विधेयक सामान्य बहुमत से पारित हो गया। पारित होने के पश्चात ही आगे बढ़ेगा। अगर विफल हो गया तो यही खत्म, यही रास्ता खत्म, अधिनियम बनने का रास्ता यही समाप्त। लेकिन पारित हो गया तो दूसरे सदन में जाएगा, यहां भी वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। सामान्य बहुमत चाहिए, सामान्य बहुमत से यदि पारित नहीं हुआ तो यही खत्म। अगर हो गया यहां भी राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति के पास फिर 3 शक्तियां हैं। क्या क्या? या तो स्वीकृति दे देंगे, जैसे ही साइन करेंगे राष्ट्रपति अधिनियम बन जाएगा, वो लॉ बन जाएगा, विधि बन जाएगा। या फिर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख ले, मतलब साइन को हाथ रोक ले, साइन ना करें, मतलब इसको क्या स्वीकृति मानेंगे। दूसरा, तीसरा पुनर्विचार। पुनर्विचार के लिए इसे संसद को लौटा सकते हैं, और जैसे ही पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे वापस जहां से चला था वहीं आ जाएगा, है ना। पुनर्विचार के लिए लौटाते समय वो उसमें नोट रिमार्क लिख सकते हैं कि भाई मुझे यहाँ ये विधेयक पसंद नहीं आ रहा है, यहाँ ये परिवर्तन होना चाहिए। अब मान लो सामान्य विधेयक टेट की ला रही, टेट की लोकसभा से सांसद है छत्तीसगढ़ ले, वो लाई थी। आ गया इसके पास, 2 विकल्प है इसके पास, क्या? और अलकरहा गतर के मोर विधेयक ले लौटा दे, अत्यक्ष सुग्गर विधेयक बनाए रहे लौटा दी। आकड़ू की तरह सोचेगी, बोलेगी नहीं चेंज करो, जा कुछ नहीं सुधारो। इसने दोबारा मैं प्रक्रिया में लाऊं। और दूसरा तरीका क्या है? राष्ट्रपति महोदय ने इसे पुनर्विचार के लिए भेजा है तो मुझे सोचना चाहिए और मुझे रिक्वायर्ड संशोधन कर देना चाहिए इस विधेयक पर। फिर उसको फिर से प्रक्रिया, फिर वही प्रक्रिया किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है। फिर सामान्य बहुमत से दोनों सदनों से पारित होगा तभी राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा। और जब दोबारा पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति ने लौटाया है, और यदि पुनर्विचार के बाद फिर दोबारा दोनों सदनों से सामान्य बहुमत से पारित हो गया तो फिर पुनः राष्ट्रपति के पास आएगा। तब राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प है? उनके पास दोबारा जब आएगा ना, केवल एक ही विकल्प है, उन्हें देना होगा, मतलब वो स्वीकृति देने के लिए बाध्य होंगे। ये सामान्य बहुमत की प्रक्रिया समझ में आई है ना। वो सब बता चुका हूं ना, बहस होगा, संशोधन सुझा सकते हैं, वो सब बता चुका हूं। अब इस विधेयक पर दोनों सदनों की शक्तियों की बात एक बार हल्का सा कर लें। सामान्य विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की बराबर की शक्ति होती है, कोई ऊपर नीचे नहीं। मतलब क्या सवाल कि क्या सामान्य विधेयक पर संसद के दोनों सदन संशोधन कर सकते हैं? सदन में आया, बहस के दौरान उस पर संशोधन सुझाए जा सकते हैं, मतदान में स्वीकृति मिल गई, संशोधन हो जाएगा, ठीक। तो दोनों सदन सामान्य विधेयक पर संशोधन कर सकते हैं। क्या दोनों सदन
अधिकतम कितनी अवधि तक सामान्य विधेयक को अपने सदन में बिना किसी प्रक्रिया के प्रतिक्रिया के रोक सकते हैं? 6 माह। 6 माह तक, मतलब टेट की लोकसभा में प्रस्तुत कर दी, आज के दिन काउंट हो गया, एक्सेप्ट कर ली लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष उस सामान्य विधेयक पर प्रक्रिया आगे बढ़ा ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, ना बहस करा रहे हैं, ना मतदान हो रहा, कुछ नहीं। तो ऐसा करते हुए वो विधेयक संसद के दोनों सदनों में कितनी अवधि तक रह सकता है? 6 माह तक रोक सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि दोनों सदन एक सामान्य विधेयक को 6 माह तक रोक सकते हैं। 6 माह की अवधि समाप्त हो जाएगी तो उस विधेयक को क्या होगा? वो विधेयक मान लिया जाएगा कि उस सदन ने उसे पारित नहीं किया, समाप्त हो जाएगा, अधिनियम नहीं बन पाएगा। ठीक, दोनों सदन का बराबर का अधिकार है। चलो, अब पहुंचा, ये मान लो पारित होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचा, तो ये तीनों शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, है ना? तीनों शक्तियां हैं, पहली बार में तीनों शक्तियां हैं। लेकिन राष्ट्रपति ने यदि पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, तो फिर अगर वो उसी रूप में या संशोधित रूप में संसद के दोनों सदनों से पुनः पारित हो गया और फिर राष्ट्रपति के पास पहुंच गया, तो पहुंचेगा तो राष्ट्रपति के पास तभी जब पारित होगा, दोनों सदनों से पहुंच गया तो राष्ट्रपति दूसरी बार केवल बाध्य है स्वीकृति देने के लिए, अस्वीकृत नहीं कर सकते, दोबारा पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। ये क्लियर है? तुमको क्लियर है वैभव? सामान्य विधेयक क्लियर? संविधान संशोधन विधेयक, हल्का सा बात कर लेते हैं, किस सदन में प्रस्तुत हो सकता है? अब पहली बात संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से आएगा, है ना? समझ जाओगे, यहां जब आऊंगा समझ जाओगे, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से आएगा। फिर किस सदन में प्रस्तुत होगा? किसी भी सदन, लोकसभा, किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, उसका भी यही सामान्य बहुमत की। बस अंतर क्या है कि पहले वो राष्ट्रपति की अनुमति मिलेगी, फिर आएगा संसद सदनों में ना। और दोनों का संशोधन करने का अधिकार है क्या? नहीं, संविधान संशोधन विधेयक है। ठीक, कंफ्यूज हो जाओगे, मैं यहां आ जाता हूं। पहले इधर सामान्य विधेयक प्रक्रिया समझ गए, यहां आता हूं अब सीधे, पहले यहां धन विधेयक, वित्त विधेयक। बात अरे यार, ये हो धोखा देते। हाँ, तो इसको मिटाना ही है मेरे को। ये यार, इस एकर का है, ये बड़ा भी होता है ना, कैसे होगा? आए, कौन सा एरो? नहीं, ये जो मिटाने वाला है पाम इरेजर, ये बड़ा करना है। रुक जा, क्लिनिक ऑल क्लियर कर दो। नहीं, ठीक है। अब आओ, सामान्य विधेयक समझ गए ना, अब तुमको समझने में आसानी होगी। ये थे धन विधेयक लाल वाले, वित्त विधेयक सफेद वाले। उसको उधर रखा, सामान्य विधेयक से अलग है ये। क्यों अलग है? क्योंकि ये विधेयक पहले यहां जाएगा उल्टा, और राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई तभी ये संसद के सदनों में जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति। पूर्वानुमति कॉमन है ना, दोनों का एरो खींच दिया, मतलब ये भी और ये भी। नहीं, स्वीकृति नहीं बोलेंगे अभी।
देखो मैं टेस्ट में तुमको वो उसमें से दिया था ना, सॉल्ट से, है ना। अनुमति मौखिक नहीं होती, अनुमति कभी मौखिक नहीं होती। वहाँ स्वीकृति का मतलब हस्ताक्षर होगा, वो फाइनल स्वीकृति नहीं है, वो ऐसे समझो उसको, ठीक। रुको समझो अभी, पूर्व अनुमति देने का मतलब ऐसे थोड़ी कि मौखिक बोल देगा, मौखिक कुछ नहीं होता है, सब लिखित होता है। और लिखेगा अनुमति देता हूँ तो हस्ताक्षर करेगा, उसको वहाँ कंफ्यूज मत हो। इधर आओ, अब एक चीज़ है जो अधिकार इसे है, किसे है? लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को है, संविधान ने दिया है। क्या भाई, ये तो कंफ्यूजन है कि वित्त विधेयक के अंदर ही धन विधेयक शामिल होता है, लेकिन दोनों विधेयक की प्रक्रिया और अंगों, संसद के अंगों की शक्ति अलग अलग है। तो एक सवाल खड़ा हो जाता है कि भाई कौन पता लगाएगा कि वित्त विधेयक है कि धन विधेयक है। तो संविधान ने ये शक्ति लोकसभा अध्यक्ष को दे रखी है, ये प्रमाणित करेंगे कि कोई विधेयक धन है या वित्त है, ये इसका प्रमाणन कौन करेगा? अच्छा मान लो लोकसभा अध्यक्ष लपो कर रही हो दिन, जो भी कुर्सी पर बैठेगा उसको लोकसभा अध्यक्ष की पूरी शक्ति होगी, वो करेगा उसे, ठीक। तो मतलब ये बात तो स्पष्ट हो गया कि ये, अगर मैं कहूं अब कि वित्त विधेयक और धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुरस्थापित हो सकते हैं, प्रस्तावित हो सकते हैं, प्रख्यापित हो सकते हैं, तो गलत हूं? मैं सही हूं? सबसे पहले वहीं जाएगा नहीं? ओके चलो भाई, यहां आ गया और लोकसभा अध्यक्ष ने अब बता दिया कि फलाना विधेयक क्या है, बता दिया कि वित्त है। क्या बता दिया? वित्त है। नहीं, पहले धन बताता हूं, फिर वित्त। धन पहले। धन बहुत ज़रूरी चीज़ है, हम चाहे जितना बात कर लें, पता है बिना धन के आदमी मजबूर हो जाता है। धन विधेयक है, उन्होंने बोल दिया ये धन विधेयक। फिर धन विधेयक वो कैसे, लोकसभा अध्यक्ष कैसे जानेंगे कि ये धन विधेयक है? वो कुछ नहीं करेंगे, वो अनुच्छेद 110 की परिभाषा देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी हुई है ना? 110 में है ना? 110 में देखेंगे कि हाँ भाई क्या उससे रिलेटेड है? हाँ भाई है, और पैसा निकालना उद्देश्य है, पैसा निकालना इस धन विधेयक से, ठीक। बोल दिया धन विधेयक। अब धन विधेयक होते ही स्पष्ट हो गया कि किसकी क्या शक्ति है, ठीक। अब देखो इसको, चूंकि ये लोकसभा में प्रस्तुत हो चुका है तो पहले लोकसभा ही इस धन विधेयक पर प्रक्रिया शुरू करेगा, है ना? हो चुका है। क्या होगा? धन विधेयक बिल्कुल अन्य विधेयकों की तरह पूरे सदन में बहस होगा। इस बहस के दौरान सदस्य संशोधन सुझा सकते हैं धन विधेयक पर, बिल्कुल सुझा सकते हैं। पहला पॉइंट यहां पर देख लो, संशोधन। मतलब क्या लोकसभा धन विधेयक पर संशोधन कर सकता है? हाँ, इसका जवाब हाँ, संशोधन सुझाएंगे, संशोधन किया जा सकता है। फिर मतदान होगा। मतदान होगा तो किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी? कोई भी विधेयक हो, धन विधेयक पर कॉमन सामान्य बहुमत से ही पारित होगा। सामान्य बहुमत, ये बता दिया हूं मैं आपको, उपस्थित और मतदान का 50% से अधिक, ठीक। अच्छा, ये क्लियर है ना? अच्छा, इधर आते हैं अब। चलो, सामान्य बहुमत से अगर ये पारित नहीं हुआ, तो क्या होगा? अगर ये पारित नहीं हो पाया तो क्या होगा? सरकार गिर जाएगी, सरकार को इस्तीफा देना होगा। क्यों? अगर कोई पूछे क्यों, ऐसा क्यों, तो आप क्या बोलोगे? देखो
पहली बात, धन विधेयक की खासियत होती है कि ये केवल सरकारी विधेयक हो सकता है। कैसा विधेयक हो सकता है? मतलब मंत्री लाएगा, मंत्री ही ला सकता है। इस समय जब हम इसकी बात कर रहे थे, ये कैसा विधेयक है? सरकारी विधेयक। मतलब जो रूलिंग पार्टी है उनमें से कोई मंत्री ही लाएगा। इसका अर्थ ये स्पष्ट हो गया। तो एक तो सामान्य सरकारी भी हो सकता है, गैर सरकारी भी हो सकता है, लेकिन धन और वित्त ये जो बोल रहे हैं अपन, ये क्लियर है। सरकार का धन विधेयक है ये। लोकसभा में बहुमत है तभी तो सरकार है। ये पारित नहीं हो रहा है लोकसभा से, अगर विफल हो गया सामान्य बहुमत से, मतलब क्या? सरकार की नीति फेल हो गई। सरकार के लोकसभा का विश्वास सरकार पर नहीं है, इसका अर्थ होगा, है ना? क्योंकि अगर लोकसभा सदन का विश्वास होता, मतलब फिर बहुमत, सामान्य बहुमत तो बड़ा आसानी से मिलना चाहिए था इसको पास होने के लिए, नहीं मिला। इसका मतलब क्या? कि वो जो सरकार में शामिल हैं सदस्य, वो आपस में ही एक साथ नहीं है, तभी तो पास नहीं हुआ ये। सरकार की नीतियों का विरोध सरकार में शामिल सदस्य स्वयं कर रहे हैं। इसका मतलब लोकसभा का मौजूदा सरकार की नीतियों पर विश्वास नहीं है, मतलब सरकार पर विश्वास नहीं है, मतलब सरकार अल्पमत में आ गई, इसलिए सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। समझ गए? मंत्री ला रहा है भाई, और कोई सरकार बिना धन के तो काम कर ही नहीं सकती। उनको काम करना है 5 वर्ष, तो उनको धन चाहिए, नहीं तो शक्तिहीन हो जाएंगे। और धन ही पारित, तुम्हारा सदन लोकसभा से तुम स्वयं अपना धन विधेयक पारित नहीं करवा पा रहे हो, तो तुमको धन तो मिलेगा नहीं, तो तुम क्या करोगे रह के? नहीं, क्या करोगे रह के? तुम सरकार में हो, लोकसभा में बहुमत में हो, और धन विधेयक पारित नहीं हो रहा है, तुम लोग आपस में ही फूट है, तो अब मतलब कोई अर्थ नहीं है। जाओ। क्लियर है कि हुआ कि नहीं हुआ? स्पष्ट मैं बता रहा हूं, जिसको जहां ना हो वहां बोल दिया करो, क्योंकि स्पष्टता बहुत जरूरी है। ठीक, अच्छा, अब चलो पारित हो गया तो पहुंचेगा यहां लोकसभा, राज्यसभा में पहुंचेगा। अब मैं आप एक बात का ध्यान रखना कि राज्यसभा को धन विधेयक पर सीमित शक्तियां, ना के बराबर है ना। धन विधेयक पर सामान्य बहुमत में दोनों को बराबर की शक्ति थी, लेकिन धन विधेयक पर राज्यसभा को ना के बराबर शक्ति है। पहला चीज, संशोधन पे आते हैं ना, पहला संशोधन पे आते हैं। ये संशोधन कर नहीं सकता, लेकिन संशोधन सुझा सकता है, मतलब अनुशंसा कर सकता है कि ये संशोधन होना चाहिए, लेकिन करने का अधिकार इसे नहीं है। अब ये सुझाव दे दिया कि भाई इस विधेयक पर, धन विधेयक पर ये संशोधन होना चाहिए, लोकसभा की मर्जी, उसे स्वीकृति दे या ना दे, उसे स्वीकृति दे या ना दे, लोकसभा की मर्जी, मतलब ना के बराबर शक्ति, केवल संशोधन सुझा सकता है। दूसरा, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता, यह अधिकार नहीं इसको, है ना, ये नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक रोक सकता है? 14 दिन रोक सकता है। मतलब एक धन विधेयक को अधिनियम बनने में 14 दिन डिले कर सकता है ना, केवल मान लो नहीं चाहता क्योंकि हो सकता है कि राज्यसभा में बीजेपी के 100 ही सांसद हों और विपक्षी दल के 145, तो जाहिर सी बात है क्या करेंगे, थोड़ा परेशान कर सकते हैं, अस्वीकृत कर नहीं सकते, बोलेंगे साले को अस्वीकृत कर नहीं सकते, रोक देते हैं 14 दिन तक, कुछ नहीं करें, थोड़ा डिले होगा, बस 14 दिन की समाप्ति के बाद क्या होगा? धन विधेयक राज्यसभा से पारित मान लिया जाएगा। ठीक, इसकी समाप्ति के बाद पारित मान लिया जाएगा। अब ये स्पष्ट हो गया धन विधेयक पर है, पारित करे ना, ये पारित नहीं भी करता है, कुछ नहीं भी करता तो भी पारित मान लिया जाएगा, पहुंचेगा लोकसभा से, पारित हो गया मतलब राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पहुंचा था ना, फिर यहां पहुंचा, फिर से राष्ट्रपति के पास। आपके मन में एक सवाल आएगा कि राष्ट्रपति ने जब पूर्व में अनुमति दे दी है तो वापस क्यों गया, क्यों जा रहा है राष्ट्रपति के पास? भाई हो सकता है कि जिस धन विधेयक को राष्ट्रपति ने अनुमति दी थी पहले, वो लोकसभा में संशोधन कर दिया है,
संशोधन की शक्ति है ना, बदल दिया, 500 करोड़ को 5000 करोड़ कर दिया तो आए बोली साले 500 करोड़ की अनुमति दे रहे हो, साले संशोधन करके 5000 करोड़ कर दो, घोटाला करा तो अस्वीकृत। दोबारा जाएगा राष्ट्रपति के पास, देखेंगे भाई जिसे मैंने अनुमति दी थी वो ये तो नहीं है, ये बदल चुका है, आप लोगों ने संशोधित कर दिया। अब मैं फिर से रिव्यू करता हूं कि मुझे इसे स्वीकृति देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अगर लगा फेयर तो स्वीकृति दे दिया, फाइनल, वो धन विधेयक बन जाएगा अधिनियम, क्लियरेंस मिल गया संसद का। और अगर उन्हें लगा कि गच्चा हुआ है, अस्वीकृत, इसीलिए अस्वीकृति की ऑप्शन है। तो देख धन विधेयक पर राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां हैं, स्वीकृति, पुनर्विचार की शक्ति नहीं है। पुनर्विचार की शक्ति, पुनर्विचार के लिए ये संसद को वापस लौटा नहीं सकते। ये क्लियर है? क्यों राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है? क्यों अनुमति के बावजूद राष्ट्रपति जो है अस्वीकृत भी कर सकते हैं धन को? क्यों? सरकार मनमाना, पब्लिक मनी का मनमाना दुरुपयोग ना कर सके, इसलिए राष्ट्रपति को ये संविधान ने जिम्मेदारी दे रखी है कि आप सरकार के बेहिसाब खर्च को नियंत्रित कर सकें। समझे? इसीलिए अस्वीकृति की शक्ति है। लेकिन यह ध्यान रखना कि राष्ट्रपति यदि धन विधेयक को अस्वीकृत कर देंगे तो सरकार नहीं गिरेगी, सरकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह क्लियरेंस होना चाहिए, प्रभाव नहीं। क्लियर है? किसी को कोई दर्द, कोई पीड़ा? अब आते हैं जहां असली खेल है, वो वित्त विधेयक में जो फंसाता है। ये जो वित्त विधेयक है, ये इसका वित्त विधेयक का वर्णन कहां है? रुको, व्हाइट कलर, वित्त विधेयक है 117 में। लेकिन ये ना दो प्रकार के वित्त विधेयक की बात करता है। 117 के क्लॉज 1 और 117 का क्लॉज 2, 3, दो, इन क्लॉजों में दो प्रकार के वित्त विधेयक की बात करता है। और दिक्कत यही है, ये प्रश्न बनाते हैं, स्पष्ट नहीं लिखते, और छात्र देखते हैं साला इसका भी फीचर, इसका भी फीचर, घूम गए, ले गए, क्या आंसर लेगा पता नहीं। ये अब इसको देखो, यहां पर समझा देता हूं यहीं से। 117 का क्लॉज 1 का जो वित्त विधेयक है, उसमें ना अनुच्छेद 110 के जितने विषय है ना धन विधेयक के, वो सब होंगे, सब होंगे। कंफ्यूजन तो यही है, तभी तो लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है, तुम बताना कि ये धन है कि वित्त है। और ऋण संबंधी अनुच्छेद 110 के विषय होंगे, ऋण संबंधी प्रावधान भी होंगे। नोट, धन निकासी नहीं, विशेष रूप से संबंधित नहीं, धन निकालना उसका मेन उद्देश्य नहीं होगा, इसका होगा 110 के विषय होंगे, धन की निकासी मेन उद्देश्य संचित निधि से। इसमें 110 के विषय हो सकते हैं, ये सब प्रावधान होंगे, लेकिन धन निकासी वो मेन उद्देश्य नहीं। तो वित्त वो जान जाएंगे लोकसभा अध्यक्ष, ये 117 का क्लॉज 1 का वित्त विधेयक है। ठीक, अब यदि ऐसा है, जान गए यहां तो ठीक है। ये देखो 110 का विषय बिल्कुल नहीं होता, इसमें होता ही नहीं वित्त विधेयक में। 3 में भारत की संचित निधि से धन निकासी से संबंधित है ना, मतलब 110 का विषय तो नहीं होगा, धन निकासी से संबंधित है, लेकिन 110 का विषय बिल्कुल नहीं होगा। सामान्य विधेयक की भांति प्रारंभ होता है ये, मतलब ये तो स्पष्ट है, यहां तो दिक्कत है ही नहीं कि ये वित्त है, ये तो स्पष्ट है ना कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में कंफ्यूजन नहीं है यहां पर। तो शुरुआत से ही ये कैसे चलेगा? शुरुआत से, एकदम शुरुआत से, मतलब किसी भी सदन में प्रस्तुत। हाँ, नहीं ना नोनी, ये पहले स्पष्ट हो गए, क्योंकि यहां कंफ्यूजन थोड़ी है। कंफ्यूजन तो तब होगा जब 110 के विषय दोनों में है, तब भाई ये धन है कि वित्त है, कंफ्यूजन तो तभी है ना। अभी तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, 110 का विषय है ही नहीं, ये वाला स्पष्ट है भैया, ये वाला वित्त विधेयक है, यहां हमें प्रमाणन की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक, ले एक बार ऐसे करती, एक बार ऐसे करती। हाँ, देखो आगे देखो,
मैं वो बोर्ड से ही समझाता हूँ, इससे ज़्यादा वो नहीं है। अच्छा, इससे ज़्यादा स्पष्ट हो रहा है कि मैं बोर्ड में जो बता रहा हूँ? चलो इधर आओ। व्हाइट कलर वित्त विधेयक, ये कौन सा वाला है? क्लॉज 1 यही वाला है ना? मतलब एक तो भाई पूर्वानुमति, क्योंकि अभी पता नहीं ना, तो ये पूर्वानुमति से ही पूर्वानुमति के बाद जाएगा संसद में और पहले लोकसभा में प्रस्तुत होगा। लेकिन यहीं पर इन्होंने बता दिया कि भैया ये धन नहीं है, ये है 117 का क्लॉज 1 और ये है, ये वित्त विधेयक है, बता दिया इन्होंने, वित्त विधेयक है, ऐसा बता दिया उन्होंने। ठीक, अब मैं ऐलान हटा दूं। ये क्या है ना, इसको अपडेट की आवश्यकता है। जैसे मोबाइल हमारा हैंग होता है ना, हाँ वही सब है, इसकी आवश्यकता है। भर गई हुई मेमोरी। चलो, इन्होंने बता दिया वित्त विधेयक, यहाँ तक तो कॉमन है प्रक्रिया। मतलब जाहिर सी बात है कि लोकसभा में प्रस्तुत हो गया तो पहली प्रक्रिया लोकसभा में होगी। लेकिन जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष ने बता दिया ये वित्त विधेयक है, यहाँ से ये सामान्य विधेयक की भांति ही चलेगा। बस लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणन की बात है, प्रमाणित कर दिया कि यह वित्त विधेयक है, तो ये अब पूरी की पूरी तरह से सामान्य विधेयक की तरह ही चलेगा। मतलब लोकसभा और राज्यसभा को वित्त विधेयक पर बराबर की शक्ति, लोकसभा और राज्यसभा वित्त विधेयक पर संशोधन दोनों कर सकते हैं, है ना। और चूंकि यह सामान्य विधेयक हो गया, अगर इस पे गतिरोध की स्थिति आ गई, मतलब कॉमन चीजें देखो, अब एक तो सामान्य बहुमत तो वो तो लगेगा ही भाई पारित होने के लिए, है ना। पहला चीज, दोनों सदन संशोधन कर सकते हैं, दोनों सदन संशोधन, दोनों सदन संशोधन कर सकते हैं। दूसरा, 6 माह तक रोक सकते हैं, यह भी कॉमन हो गया। तीसरा, अब दोनों सदन अस्वीकृत कर सकते हैं, दोनों सदन भाई अस्वीकृत कर सकते हैं ना, क्योंकि राज्यसभा को तो धन विधेयक पर पारित करने का अधिकार था ही नहीं, अस्वीकृत कर सकते हैं नहीं। और क्या कर सकते हैं, अगर गतिरोध हो जाए, मतलब लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा ने उसे अस्वीकृत कर दिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, गतिरोध बोलेंगे। दोनों सदनों के विचार पर मतभेद हो गया, संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। स्पष्ट हो गया। ये वाला कुछ समझ में नहीं आया क्या लिखा मैं, है ना। यहां लिखा क्या था मैं, अस्वीकृत, दोनों सदन अस्वीकृत कर सकते हैं, यह भी शक्ति है दोनों के पास बराबर की। और संयुक्त बैठक भी बुलाया जा सकता है गतिरोध की स्थिति में, है ना। लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा ने उसे अस्वीकृत कर दिया, तो फिर गतिरोध हो गया। फिर क्या करेंगे, केंद्रीय मंत्री परिषद परामर्श देगी राष्ट्रपति महोदय को, फलाना विधेयक पर संयुक्त बैठक बुला लीजिए। ठीक, ये क्लियर है, अभी फंसोगे नहीं। अच्छा चलो, पारित हो गया, पारित होके पहुंचा, दोनों सदनों से पारित हो गया, पहुंचा राष्ट्रपति के पास, शक्ति बताओ, सेम, स्वीकृति अस्वीकृत पुनर्विचार। मतलब आपको ज्यादा रटना ही नहीं है, यहां तक अलग है बस, इसके बाद पूरी की पूरी सामान्य विधेयक की तरह, है ना। मतलब राष्ट्रपति के पास भी सारी शक्तियां, पुनर्विचार लौटा दिया और टेट की या तो संशोधित कर ले या बिना संशोधन के, फिर से यदि दोनों सदनों ने से स्वीकृति मिल गई तो राष्ट्रपति के पास फिर पहुंचेगा और राष्ट्रपति फिर बाध्य होंगे स्वीकृति देने के लिए, उसके बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं।
क्लियर है? ठीक। अब जो वित्त विधेयक मान लो, अब वो तो पहले से पता है अपने को, इसको कर दूं गायब। नहीं, ये साला लगता है थोड़ी देर मिटाने के बाद बोर हो जाता है, गायब हो जाता है अपने आप। चलो, अब भाई ये दूसरे गोले की आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन ये जाएगा नहीं। इतना मेहनत काहे करवा साला। अब ये पहले से पता है भैया, ये कौन सा है, ये भी है वित्त विधेयक है, लेकिन कौन सा वाला, स्पष्ट है पहले से स्पष्ट है। मतलब अब ये शुरू से सामान्य बहुमत की तरह चलेगा, ये वहां नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए इस दिशा में, यहां होना चाहिए। ये कौन सा है, ये वित्त विधेयक ही है। और कौन सा वाला, 117 का क्लॉज 3 वाला, शुरू से स्पष्ट है, कोई प्रमाणन की आवश्यकता नहीं। फिर वही पहला बताओ भाई, किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है। अब वित्त विधेयक यदि लोकसभा में पारित नहीं हुआ तो सरकार पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? वो तो सामान्य बहुमत हो गया ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये शुरू से मतलब किसी भी सदन में, चाहे तो लोकसभा में चाहे तो राज्यसभा में, पहला हो गया क्या, किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है। दोनों सदनों के पास बराबर की शक्ति, संशोधन भी कर सकते हैं, 6 माह तक रोक भी सकते हैं, 6 माह तक प्रतिक्रिया नहीं मिली तो समाप्त। दोनों सदन अगर गतिरोध हो जाए, अगर किसी एक सदन ने पारित कर दिया और किसी एक सदन ने पारित नहीं किया तो गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। संयुक्त बैठक भी बुलाया जा सकता है, नहीं, सबको समान, सब सेम। राष्ट्रपति के पास पहुंचा, 3 वही, स्वीकृति, अस्वीकृत, पुनर्विचार ले लौटा दिया। फिर से आ गया तो अगर बाई चांस दोनों सदनों से पारित हो गए, फिर बाद में है ना, हो गया, क्लियर है। अब देखो, एक प्रश्न का उदाहरण कौन सा लिया था मैं, ऑनलाइन में बताया, इसको क्लास में कराया था ऑनलाइन में, आए मेरा मोबाइल कहाँ है, रुको, एक प्रश्न से अपन देख लेते हैं। एक प्रश्न देख लेते हैं तो कैसे सॉल्व होगा वो भी तो देख लें। चलो एक उदाहरण ले लेते हैं, ठीक। वित्त विधेयक के विषय में सही क्या है। कैसे करूं, रुको, ये लो, प्रश्न है वित्त विधेयक के संबंध में क्या सही है। शॉर्ट में लिखूंगा, समझ जाओगे ना। पहला विकल्प, यह केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, केवल लोकसभा पुनर्स्थापित।
पहला विकल्प। रुको, अब सब देखेंगे आराम से। दूसरा, यह संसद के किसी भी सदन में पुरस्कृत किया जा सकता है। किसी भी सदन, समझ जाओगे ना, किसी भी सदन पुरस्कृत किया जा सकता है। ध्यान से देखो, ऐसे ही सॉल्व होगा। यह राष्ट्रपति द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित होता है। राष्ट्रपति द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित। ठीक, अगला क्या है? इसमें राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। नहीं, देखो अभी रिकॉर्ड तोड़ कूट देगा ये। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा संशोधित कर देता है, समझ जाओगे, संशोधित नहीं कर सकती इस। अच्छा, दूसरा, इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अरे क्या लिखा रे, भावना को समझ जाना। गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। सीधा सा, संयुक्त बैठक, संयुक्त अधिवेशन या बैठक बात एक ही है ना। ठीक, यह संविधान में संबंधित है। ये किससे संबंधित है? 110 से, 110 से संबंधित है। ये एक विकल्प हो गया। अभी बचा है साला। यह केवल मंत्री द्वारा ही पुरस्कृत किया जा सकता है। यह मंत्री द्वारा मंत्री द्वारा ही पुरस्कृत हो सकता है। मतलब यह सरकारी विधेयक ही हो सकता है। इसका मतलब यही हुआ ना, सरकारी विधेयक ही हो सकता है। ठीक, यह है। जब धन विधेयक की बारी आएगी तो स्पष्टता है, लेकिन जब वित्त विधेयक की बारी आई तो अस्पष्टता हो जाता है। क्यों? 117 का क्लॉज 1 है कि 117 क्लॉज 3 है, इसमें कंफ्यूजन बताया तो नहीं। तो अपन क्या टेस्ट करते हैं ना, इसका विकल्प भी अपने को लिख के रखना पड़ेगा। ऐसे क ख ग घ तक लिखो रे, झ तक कहाँ तक जा रहा है? क ख ग घ। अरे पगली, यहाँ विकल्प मैं बता रहा हूँ, उस हिसाब से लिखना है। ए, अब क ख ग घ लिखा है और यहाँ पे क ख ग घ में कैसे 1 2 3 करो? रुक जा। 1 3 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, एक ये हो गया। फिर ख 2 4 5 च का हुई रे 6 6 6 और 8, बता दो क्या है? 2 4 5 6 8। फिर होकर बाद 1 3 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9, बता दो। ओकर बाद ख 2 4 6 7 8 9, बता दो। यह है विकल्प आपका।
अब ये घुमाएगा साले, एक तो बहुत सारा कूट और उसमें भी ऐसा कंफ्यूजिंग कूट। दोनों की कॉमन चीज क्या है बताओ मेरे को, दोनों की वित्त विधेयक 1 और 2 की कॉमन चीज पहले स्पष्ट कर लो। पहली बात ये दोनों के लिए कॉमन है ना, छोड़ो। लेकिन हम केवल इसी के आधार पर टिक करना खतरनाक है, मैं तुमको बता देता हूं। क्योंकि कई बार होता है कि वो पूरे विकल्प में वो ऑप्शन जो दिया उसमें सही है कि ये चुनना होता है, तो इसलिए केवल एक से निर्णय मत लेना। चलो एक तो सही है दोनों के लिए। फिर ये दोनों में कंफ्यूजन है क्या? नहीं है, कंफ्यूजन है क्या? यहाँ कर सकती है। कैसे? अरे वो तो धन विधेयक था नोनी, प्रस्तुत होने के बाद वो सामान्य विधेयक ही हो गया। 6-7 हो गए, 2 ठन कोनो विकल्प है का 6-7 दोनों के साथ? रुक लो, एक आंख और चेक कर लेते हैं। हाँ तो कर लेते हैं ना। वित्त विधेयक शुरू से ही सामान्य विधेयक होता है ना। अब उसको रहने दो, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इधर आओ, राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर की ये भी कंफ्यूजिंग है ना, क्योंकि एक वित्त 117 क्लॉज थी, उसके लिए जरूरी नहीं है। किसी भी सदन में पूरा स्थापित कैसे? अगर वित्त विधेयक 1 है तो लोकसभा में ही होगा। अब अपन एक काम करते हैं, चेक करते हैं दोनों के हिसाब से। पहले विकल्प को क्या लेता हूं मैं, ये देखो ये वाइट है ना, ये पहला 117 का क्लॉज, अबे 1 117 का क्लॉज 3। पहले विकल्प को आप दोनों के हिसाब से टिक और क्रॉस करके चलेंगे। केवल लोकसभा में पुरस्स्थापित, पहले वाले इसके हिसाब से सही, दूसरे के हिसाब से गलत। किसी भी सदन में पुरस्स्थापित, ये पहले के लिए गलत, दूसरे के हिसाब से सही। राष्ट्रपति द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित, पहले के हिसाब से सही, इसके हिसाब से गलत। राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं, यहाँ सही। अबे रुक जाओ, एक एक ऑर्डर में रखो ना, नहीं तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा। ऑप्शन के सामने रखना अपने को। किसी भी सदन में पुरस्स्थापित, किसके लिए सही, इसके लिए गलत, इसके लिए सही। राष्ट्रपति द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित, इसके लिए सही। राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं, इसके लिए सही। राज्यसभा संशोधित कर सकती है, दोनों के लिए सही, दोनों के लिए सही है। और राज्यसभा संशोधित नहीं कर सकती, दोनों के लिए गलत है भाई, दोनों के लिए गलत है। और ये राज्यसभा संशोधित दोनों के लिए सही। संयुक्त बैठक दोनों के लिए सही। 110 से संबंधित, इसके लिए सही। और यह मंत्री द्वारा पुरस्स्थापित किया जा सकता है, इसके लिए सही। अब मेरे को कूट में देखो, आप समझ जाओगे। पहले इससे मैच करो। 1 3 6 7 8 9 है क्या? है। और इसके हिसाब से भी एक बार चेक कर लो। 2 4 6 7 है क्या? हो गए। क्या कंफ्यूजन था साला, यही तो क्लियर हो गया, आ गया। गलत तो नहीं हुआ ना? अच्छा, वो मैं तुम लोगों को समझाने का डायमेंशन बता रहा था। तुम क्या करो, पहले ही ये कर लो, पहले ही फटाफट देख लो और देख लो किसके ऑप्शन है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसे ही करना है इसको, ठीक। चाहे धन विधेयक, और कई बार धन विधेयक वित्त विधेयक मिक्स आ जाता है, तो धन विधेयक तो क्लियर हो जाता है, वित्त विधेयक में फंसेगा तो फिर भी वहां जहां वित्त विधेयक ले फंसाएगा। ऐसे ही कर लो, ऐसे ही कर लो, और उसके बाद समझ जाओगे कि विकल्प के अनुसार आंसर निकाल लोगे, ठीक है। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। क्या नहीं, क्लास खत्म क्यों होगा बे?